नमस्कार। आज नमस्कार। धात साहित्य एकांश के पटल पे आप सभी सुधीजनों का स्वागत है। धात के सृजन स्वर के तहत आज हम लोग कहानीकार जितेंद्र शर्मा जी की संस्मरणों की पुस्तक स्मृति की खिड़की पर चर्चा करने जा रहे हैं। जितेंद्र शर्मा जी अधोई वाला देहरादून से लाइव हमसे जुड़े हैं। प्रणाम सर, आपका धात के पेज पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शर्मा जी के साथ काव्यांश प्रकाशन, जहां से शर्मा जी की संस्मरणों की पुस्तक प्रकाशित हुई है, प्रबोध उनियाल जी हमारे साथ हैं। शर्मा जी उनियाल जी आपका स्वागत है, बहुत बहुत प्रणाम। सबका स्वागत। उनियाल जी के अलावा साहित्यकार और वरिष्ठ कथाकार मुकेश नौटियाल जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। नमस्कार। आपका भी धात के इस पन्ने पे बहुत बहुत स्वागत है। हमारा शुक्रवार का जो पहला शुक्रवार होता है महीने का, उसमें हम लोग किसी कहानीकार की पुस्तक पे चर्चा करते हैं, और तीसरा शुक्रवार हमारा काव्य गोष्ठी या गजल गोष्ठी के लिए तय किया गया है। हमारा जो व्हाट्सएप भी चलता है, जिसके आप सदस्य बन सकते हैं। साहित्य के क्षेत्र में कई लोगों का हम लाइव कर चुके हैं, और आज इसी कड़ी में जितेंद्र शर्मा जी के संस्मरणों की पुस्तक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैं शर्मा जी का परिचय पहले करा देता हूं। जितेंद्र शर्मा जी 13 अक्टूबर 1940 को जन्म हुआ था। MA BEd रहे हैं आप शिक्षा से जुड़े रहे। आपकी 5 कहानी संग्रह, 2 उपन्यास, 2 कथा संकलन का आपने संपादन किया है। देश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी कहानियां अक्सर प्रकाशित होती रहती हैं। यात्रा वर्णन व कविताएं पर भी आपका दखल है। आप थिएटर से भी जुड़े रहे हैं। 1955 में कॉमनवेल्थ की ओर से आपको ब्रिटेन में आमंत्रित किया गया था। हिमालय व पर्यावरण पर लीड्स विश्वविद्यालय में भी आपका व्याख्यान हो चुका है। शिक्षा जगत में रहकर अध्यापन के अतिरिक्त आपने छात्रों के सृजनात्मक विकास के लिए बहुत सारा कार्य किया। लगभग 30 नाटकों का आपने मंचन किया है, उसमें भागीदारी की है। आकाशवाणी से भी आपकी कहानियां और वार्ताओं का समय समय पर प्रसारण होता रहता है। वर्ष 2010 में मसूरी इंटरनेशनल राइटर्स फेस्टिवल जो हुआ था, उसमें तत्कालीन राज्यपाल मार्गरेट अल्वा की तरफ से आपको सम्मानित किया गया था। कई और साहित्यकार भी उसमें सम्मानित हुए थे। अब सीधे सीधे बात, संस्मरण क्या है? संस्मरण साहित्य जगत की बहुत महत्वपूर्ण विधा है, जो अतीत पे आधारित होती है। इसका रेखा चित्र से बिल्कुल अलग विधा है। ये है उसके समीप, लेकिन है इसके बिल्कुल थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें जो
कल्पना नहीं की जा सकती। संस्मरण में कल्पना नहीं होती, संस्मरण जो है सत्य घटनाओं पे आधारित होता है। उससे लेखक जरूर अपने को जोड़ता है, लेकिन वो कल्पना नहीं कर सकता। कल्पना अगर करेगा तो उसपे कई तरह के आरोप लग सकते हैं। इसलिए जहां तक संभव होता है, संस्मरण जो लोग हैं वो उससे बचते हैं। संस्मरण का जहां तक मैं बात कहूं, आचार्य शिव पूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर संस्मरणात्मक शैली में बहुत अच्छा लिखा करते थे। सबसे ज्यादा जो विख्यात थे इस विधा में वो पद्म सिंह शर्मा जी थे, जिसके बाद जो संस्मरणों का सिलसिला चल निकला था। आज हमारे साथ मुकेश नौटियाल जी हैं। मैं उन्हीं से इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा और फिर उसके बाद जो है हम शर्मा जी से, जितेंद्र शर्मा जी जिनकी पुस्तक के बारे में स्मृति की खिड़की पे जो हम चर्चा करने वाले हैं, उनसे फिर हम विस्तार से बात करेंगे। मुकेश नौटियाल जी, आपका इस परिचर्चा में स्वागत है। बहुत बहुत आभार दर्द गढ़वाली जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि जितेंद्र शर्मा जी को पहले हम सुनेंगे तो हमको भी थोड़ा रास्ता मिल जाएगा कि जाना किधर से है। बीच में सुनते रहेंगे। जी, हमारे बीच बहुत सीनियर राइटर हैं, बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं, और मैं तो संवेदना की बैठकों में कई बार उनसे मिलना जुलना और उनको सुनना, ये सौभाग्य हम सबको मिलता रहा है। मैं बातचीत शुरू करूं इससे पहले मैं प्रबोध उनियाल जी को विशेष धन्यवाद देता हूं कि काव्यांश प्रकाशन के जरिए उन्होंने हमारे समय के एक बहुत महत्वपूर्ण लेखक और बहुत महत्वपूर्ण साहित्यकार जितेंद्र शर्मा जी की ये जो संस्मरणों की किताब है वो हमारे सामने लाए। काव्यांश प्रकाशन की बाकी जो कृतियां हैं वो भी हम लगातार पढ़ते रहे हैं, लेकिन उसी कड़ी में ये एक महत्वपूर्ण किताब है। अब आपने संस्मरण पे कहा तो उसका बैकग्राउंड आपने बता ही दिया है, कुछ लोगों ने बहुत शानदार काम किया है, लेकिन दर्द गढ़वाली जी मैं यहाँ ये जोड़ दूं आपको कि संस्मरण शैली में जब हम किताबें देखते हैं, मैं किसी खास किताब की चर्चा इसलिए यहाँ नहीं करूंगा कि हमारे खासकर जो हिंदी पट्टी का साहित्य जगत है वहाँ लड़ाके बहुत ज्यादा हैं, लोग लड़ना बड़ा पसंद करते हैं, तो किसी एक किताब का नाम लूंगा कोई बाकी रह जाएगी तो वो दिक्कत हो जाएगी। पर जितेंद्र शर्मा जी मेरा संकेत ज्यादा बेहतर समझ लेंगे और प्रबोध उनियाल भी इस बात को समझ जाएंगे कि संस्मरण शैली में हमारे यहाँ जिन लोगों ने भी लिखा है उनमें साहित्यकार कम और वो लोग ज्यादा रहे हैं जिन्होंने साहित्य तो नहीं लिखा लेकिन संस्मरण लिखे हैं। संस्मरण जो आपका एक तरह से जीवनी का ये आत्मकथा है, जीवनी है, रेखा चित्र का आपने नाम लिया, इन सारी विधाओं के ही आसपास संस्मरण में ठहरता है। लेकिन संस्मरण लेखन में एक बड़ा गड़बड़ क्या हो जाता है कि कई बार संस्मरण लेखन हमारे जो अपने व्यक्तिगत संतरास हैं, व्यक्तिगत कुंठाएं हैं, व्यक्तिगत उल्लास हैं, उनको व्यक्त करने का जरिया बन जाता है और वहीं से चीजें गड़बड़ भी हो जाती हैं। वो एक तरह से हमारा, मैंने कहा नहीं कि गढ़वाली जी अगर आपसे मेरा किसी बात पे वैमनस्य है और मित्रता के चलते मैं नहीं कह पा रहा हूं तो वो मैं वहां लिख डालता हूं और तब उसकी जो विश्वसनीयता है वो खतरे में पड़ जाती है और पाठक इतना समझदार होता है कि वो साफ साफ जानता है कि आपको इस संस्मरण लिखने का आपका प्रयोजन क्या है। हम जब जितेंद्र शर्मा जी जैसे सीनियर राइटर्स को पढ़ते हैं तो एक तहजीब हमको मिल जाती है कि संस्मरण दरअसल उस कालखंड को, उस कालखंड में जी रहे लोगों को याद करने का, उनको सामने लाने का एक बहुत शानदार जरिया है। और साहित्यकार अगर चाहें तो इस बहाने उस पूरे युग को और उस घटनाक्रम को, उस युग के घटनाक्रम को, उन लोगों को हमारे सामने ला सकते हैं।
अब इस पर शर्मा जी खुद हमारे बीच हैं और प्रबोध भाई भी हैं, वो ज्यादा बेहतर बोलेंगे। लेकिन मैं बस आपकी बात में इतना जोड़ना चाहता हूं कि संस्मरण शैली में कुछ लोगों ने, जो साहित्यकार नहीं, खासकर अंग्रेजी में तो ये बहुत शानदार काम इस पर हुआ है। अंग्रेजी में कुछ लोगों ने इस तरह के संस्मरण लिखे हैं जो लेखक नहीं थे, वो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, वो आर्टिस्ट हैं, थिएटर के लोग हैं। उन्होंने संस्मरण, और वो संस्मरण भी उन्होंने कई संस्मरण हमारे पास डायरी की शक्ल में भी आते हैं कि इनफैक्ट उन्होंने डायरियां लिखी, और वो डायरियां जब बाद में उन्होंने ही दुरुस्त की या बाकी लोगों ने दुरुस्त की, तो वो संस्मरण बन के हमारे सामने आ गए। जैसे कि इस किताब का शीर्षक ही है स्मृति की खिड़की, तो संस्मरण एक स्मृति की खिड़की आपके सामने खोलता है। और संस्मरण लिखा जाना इसलिए बहुत जरूरी है दर्द गढ़वाली जी, साहित्यिक दुनिया में, कि संस्मरण आपको, आपके समय को, उन समय की परिस्थितियों को दर्ज करता है और अगली पीढ़ी को वो सच्चाइयां सौंपता है जो अमूमन आपके सामने नहीं आती। इतिहासकार इतिहास पर भी यह आरोप लगते रहे हैं कि वो कई बार अपने पक्ष में चीजों को मोड़ने के लिए इतिहासकार लिखते हैं। साहित्यकारों को भी पर भी कई बार कहा जाता है कि कुछ खास, कुछ लोग कहते हैं कि ये वाम को सामने ला रहे हैं, कुछ कहते हैं ये दक्षिण को सामने, कुछ कहते हैं बीच की एक कलावादी धारा है जो बुद्ध के सिद्धांत पर चलती है और बीच का रास्ता ले लेती है। ये सारी चीजें चलते हैं, लेकिन जब आप संस्मरण लिख रहे होते हैं तो आप कोई भी किसी भी वाद में नहीं रहते हैं, और वो बिना वादों के जो चीजें हमारे सामने आती हैं वो संस्मरण बड़े कालजयी होते हैं, पठनीय होते हैं और विश्वसनीय भी होते हैं। तो आगे अगर आप इजाजत देंगे तो एक दो बातें मैं और जोड़ूंगा। फिलहाल ओवर टू दर्द गढ़वाली। इसमें ये बात आपने सही कही कि संस्मरण जो है सच्चाई पे आधारित होते हैं और उसमें कल्पना की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर कल्पना की कोई गुंजाइश उसमें संस्मरण में छोड़ी जाएगी तो वो जिस तरह का आप कह रहे हैं कि कालजयी दस्तावेज नहीं बन पाएगा। जिस तरह की आपने बात कही कि साहित्यकारों ने बहुत कम संस्मरण जो लिखे हैं उनको आप संस्मरण भी नहीं कह सकते। जैसे आप डॉक्टर और इंजीनियर की बात कर रहे हैं कि वो डायरी लिखते थे, तो डायरी को संस्मरण नहीं कहा जा सकता। संस्मरण जो है वो होते हैं जो दूसरे को प्रेरणा भी दें। मतलब आप खुन्नस का मैं एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, वो नहीं निकाल सकते आप संस्मरण में। अगर संस्मरण में आप खुन्नस निकालेंगे तो उससे किसी को प्रेरणा नहीं मिलेगी, और प्रेरणा नहीं मिलेगी तो फिर वो कालजयी भी नहीं बन सकता। जब पद्म शर्मा जी और महादेवी वर्मा जी ने जो संस्मरण लिखे वो अलग तरह का अपना एक अमूल्य दस्तावेज है। तो इस कड़ी में हम लोग जो है जो स्मृति की खिड़की पे जो चर्चा कर रहे हैं, जो जितेंद्र शर्मा जी का संस्मरण, रोचक संस्मरण है। बल्कि इसमें करीब 13, मेरे ख्याल से 13 है सर, 13 लेखकों के बारे में संस्मरण है जितेंद्र शर्मा जी के। मैं इन संस्मरणों के का जिक्र करूं, जब हमारे साथ खुद काव्यांश प्रकाशन के मालिक बैठे हैं तो मुझे ये हक नहीं बनता कि मैं उन लेखकों की चर्चा करूं। मैं उन्हीं से ये सब जानना चाहूंगा। उनियाल जी, आपका स्वागत है। आपने किस तरीके से संस्मरणों का, जो शर्मा जी की किताब जब आई और किस तरीके से उसमें प्रकाशन हुआ, क्या क्या कठिनाई आई उसमें, और किस तरह से ये संस्मरण पूरे हुए, मैं उसमें आपकी जानकारी चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दत्त गढ़वाली जी, और यहाँ पे स्वयं लेखक बैठे हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, और हमारे साथ साथ चल रहे, हमारे समय के साथ चल रहे हमारे साहित्यकार, हमारे साथी मुकेश नौटियाल जी, आपको भी प्रणाम करता हूँ। दरअसल बहुत अच्छी बात मुकेश जी ने कही कि संस्मरण एक स्मृति की खिड़की है, और मैं तो ये कहता हूँ कि कभी महादेवी वर्मा का जैसे अतीत के चलचित्र, तो एक अतीत का चलचित्र भी है जो आपके सामने आता है चित्रों के भांति।
लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि उसको लेखक के मानस पटल पर वो एक स्मृति के रूप में रहता है, लेकिन वो उसको किस तरह से विस्तार देता है और कितना अच्छा विस्तार देता है, कितना मार्मिक तरीके से, कितना उस समय के सामाजिक तरीके से उसको परिभाषित करता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और दरअसल यही एक अद्भुत लेखन कला होती है। काव्यांश प्रकाशन या कोई भी प्रकाशन की बात जो भी है सो है, लेकिन मैं चाहता था कि इस पर, क्योंकि देहरादून एक ऐसा शहर है जो हमेशा सांसें लेता रहता है, और जो बीत गया देहरादून में, जो गुजर गया, उसकी छाप हम देखना चाहते हैं और हम महसूस करना चाहते हैं, लेकिन उस पीढ़ी के पास वो सब कुछ है। तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि इस पर एक किताब लिख लीजिएगा, और उन्होंने मेरे इस निवेदन को स्वीकारा। तो मैं सबसे पहले काव्यांश प्रकाशन की ओर से, अपनी पूरी टीम की ओर से उनको मतलब उनका स्नेह और आशीर्वाद और लेना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे इस बात को माना और मुझे वो किताब दी। और एक बात मैं दूसरी ये कहूँगा कि इसमें 13 संस्मरण रखे गए हैं और एक युग साथ चल रहा है। अगर हम लेखक महोदय के 30 साल की उम्र से उसको उठाएं, जो वहाँ पर आ रही हैं चीजें, जो व्यक्ति आ रहे हैं, व्यक्तित्व आ रहे हैं, जो समाज आ रहा है, जो खान पान आ रहा है, जो वेशभूषा आ रहा है, जो देहरादून आ रहा है, करीब 28-30 साल से वहां से लेकर आज तक, जो अगर हम 50 साल की यात्रा में कहें, और आज तक वो चल रहा है, और उनके स्मृति पटल में इतने अद्भुत तरीके से उन्होंने इसको पिरोया, तो बहुत ही अपने आप में बहुत ही लाजवाब है। मैं इसमें जो सबसे पहला एक 13 फूलों का एक बहुत ही खूबसूरत से प्यारे से फूलों का एक गुलदस्ता है। सबसे पहले उन्होंने अपना आर्टिकल जो इसमें रखा है, रस्किन बॉन्ड, सब परिचित हैं, और जब वो मैपल बूट कॉटेज में रहते थे, तो लेखक का उनसे आना जाना, मिलना जुलना जो रहता था, तो उससे बहुत प्यारे वहां से भी रिश्तों की एक खुशबू आती है, वहां से भी संबंधों का पता चलता है, और एक कैसा एक बड़ा राइटर दूसरे उसने अपने से जूनियर राइटर से किस तरीके से रिलेट करता है, किस तरीके से रिलेशन बनाता है। ये बहुत बड़ी बात जो बार बार मुकेश जी कह रहे होते हैं कि हमें भी रास्ता मिल रहा होता है। तो जब हम इन बड़े राइटर्स के आपस में मेलजोल देखते हैं, तो ये हमें भी उस बात को सीखना होता है। उसके बाद स्विट्जरलैंड का एक सन्यासी है, मसूरी की कई घटना है, मसूरी को बेस्ड उन्होंने किया है, और इधर फिर जब अपनी नौकरियों पे इधर उधर जाने लगे। स्विट्जरलैंड के सन्यासी में भी बहुत भावुक से प्रसंग वहां पर आए हैं, और सो झरोके में उन्होंने बहुत उस तरीके से झांका है रस्किन बॉन्ड के साथ। और सबसे बड़ी बात है होशियार सिंह चौहान का जो इसमें संस्मरण है, जो एक मौज मस्ती रहती है अपनी युवा अवस्था में। बहुत सारी ऐसी घटनाएं, बल्कि मैं सर को कह रहा था कि ऐसी बहुत सी खुलेपन से उन्होंने इसको स्वीकारा और लिखा है, और आज ऐसा देखने को नहीं मिलता, ऐसे संबंध देखने को नहीं मिलते, इतने प्यारे रिश्ते देखने को नहीं मिलते। दूध पीने का जिक्र है, कई चीजों का जिक्र है, बहुत ही प्यारा। और किस तरीके से, चूंकि वो एडवोकेट थे, अपनी प्रैक्टिस करते थे, तो उनसे कवि और कथाकार होशियार सिंह चौहान से जो उस तरह का देहरादून, उस समय का देहरादून जो दिखता है, वो बहुत ही लाजवाब जैसे आपने लिखा है। कैरी मैकॉर्मिक जो एक युवा अवस्था में लेखक से जुड़ गए और आज तक जुड़े हैं, ये जुड़ाव हम कहते हैं कि पश्चिम हमारी दूरियों को बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पे आप कैरी मैकॉर्मिक जो लेखक के साथ जुड़ा है, आप ताज्जुब करेंगे कि 50 साल बाद भी वो आज भी उनसे जुड़ा है, और शिद्दत के साथ और संवेदनशीलता के साथ वो जुड़ा है। तो ये भी कई तरीके की परिभाषाएं यहाँ पर खुलती हैं, रिलेशन की, संबंधों की, समाज की। उसके बाद एक बहुत ही जो उन्होंने प्रोफेसर के.जी. वर्मा का जिक्र किया है, क्योंकि अमूमन मुकेश जी, दत्त गढ़वाली जी आजकल हमें कोई राय देने वाले नहीं होते। आपने अभी कहा ही है कि लड़ाकू बहुत है तो आपकी निजी जिंदगी में ऐसा कुछ कर देना कि लेखक कहीं नौकरी कर रहे हैं और वहां अगले दिन पहुंच जाना और सीधा उसको इस अधिकार से कहना, भाई तुम्हारे लिए ये नौकरी नहीं बनी है, तुम यहाँ पर अपना भविष्य खराब कर रहे हो, इतने अधिकार से कहना, इतने भावुक से वो प्रसंग है जो आपको कहीं ना कहीं आज की इस पीढ़ी को मैं समझता हूँ अगर मिले, नहीं तो है नहीं, ऐसा कोई हाथ हमारे पीछे होता नहीं। तो खैर बहुत उसमें प्रोफेसर के.जी. वर्मा की इसमें बात की है, उनके साथ डीएवी में वो सहपाठी रहे हैं, उनका बड़ा भावुक सा संस्मरण है। अब बाबू संतराम की बात, मसूरी के इर्द गिर्द काफी रहे हैं ये संस्मरण, तो बाबू संतराम की बात कर रहे हैं, उनकी सादगी, उनकी जो भी उनका अनुशासन, उसकी बात कर रहे हैं लेकर। और लास्ट में मुझे जो बहुत ही प्यारा सा इसमें एक जो कहूँगा, क्योंकि मसूरी मेरा भी जाना बहुत होता था, तो मसूरी अपने तरीके से डोलता है मेरे मन में भी। तो जो एक वहाँ का जो अंग्रेजों का जो
एक सभ्यता थी, उसके जो अंग्रेजों की सभ्यता, क्योंकि आप लेखक ने, क्योंकि 1940 का आपका जन्म है और लगभग 69-70 की उम्र में आप शायद मसूरी चले गए, और उस समय मसूरी एक दिखता हुआ शहर था, आज तो कंक्रीट का एक पहाड़ सा लगता है, और सड़कें और घूम गई, पता नहीं कहाँ घूम के जा रही हैं। तो वो जो अंग्रेजों की सभ्यता और इसमें बड़े ही भावुक उन्होंने वो पक्ष उठाए हैं, जैसे मैरी और विक्स की जो कहानी है, उनका जीवन है, और बहुत प्यारा। और एक बहुत ही प्यारा इसमें कैरेक्टर आता है मिस्टर फॉस्टर, जो फूलों को बेचा करता है, वहीं से चुराता है, उन्हीं को बेच देता है। ये बात लेखक ने स्वीकारी की, उन्हें पता है, लेकिन चूंकि वो गॉड ब्लेस टू यू कहता था, उसके मुख से हमेशा आशीर्वाद के वचन निकलते थे, तो लेखक हो चाहे वहां पे और लोग हो, वो समझते थे कि वो फूलों को तो बेच रहा है, लेकिन इसके बदले में जो आशीर्वाद मिल रहा है, ये बड़ी बात है। तो एक मसूरी किसान शौकत और एक मसूरी का जो ऐश्वर्य है, और उसको जो बाद में वो ढा जो नहीं रह गए, इस तरह से उन्होंने शीर्षक में लिया है, तो बहुत ही भावुक सा बन गया। तो कुल मिला के, और एक बात मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात इसमें ईमानदारी से दर्द गढ़वाली जी और मुकेश जी, लेखक ने ये करा है कि दृष्टा भाव रखा। नहीं तो अमूमन क्या होता है, वो कैरेक्टर गढ़ रहा होता है, लेकिन अपने आप को भी आगे रखता हुआ चल रहा है। यहाँ पे नेपथ्य में लेखक रहा, और उसने जिस कैरेक्टर के बारे में लिखा, जिस चरित्र के बारे में लिखा, जिस पात्र के बारे में लिखा, दिल खोल के लिखा। तो ये बात मेरे लिए बहुत सीखने जैसी बात है कि कितना अलग होता है जब आपके हाथ में कलम होती है, तो आप अपने बारे में भी ज्यादा लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरे के उसको उठाना, उसको जोड़ना, और अपने को एक दृष्टा भाव से रखना, तो ये बहुत बड़ा इसकी मुझे लगती है इसकी विशेषता है। इन 13 संस्मरणों की विशेषता है। लेखक बहुत ईमानदारी से अपने आप को यहाँ से उन्होंने बचाया, और अपनी आत्ममुग्धता और अपनी प्रशंसा नहीं की, उस कैरेक्टर को उठाया। तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा संकलन हमें मिला, और हम इसको कितना बेहतरीन कर पाए ये तो पाठक तय करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश रही कि एक बेहतरीन संकलन संस्मरणों का ये दिया जाए, एक अच्छे कहानीकार का, एक अच्छे लेखक। जी जी जी, जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी जो बातें थी वो कही, किस तरीके से जो है ये संस्मरण किताब के रूप में आए। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उत्तराखंड के जो संस्मरण जो लोग लिखेंगे, उनके लिए ये किताब निश्चित रूप से लाभदायक होगी कि किस तरीके से संस्मरण लिखे जाते हैं। संस्मरण कालजयी दस्तावेज होते हैं, और मुकेश नौटियाल जी आप पहले ही इसका जिक्र कर चुके हैं कि इससे हमें अपने समय का जो पता चलता है कि वहां उस समय क्या क्या घटनाएं होती रही होंगी। किसी ने एक शेर कहा है कि हमने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था। क्या बात है। हमने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था। क्या बात। हमने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था। लेकिन शर्मा जी ने, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा देखा है, जो उनकी किताब में संस्मरण जो उन्होंने संजोए हैं। जैसे आपने जिक्र किया रस्किन बॉन्ड साहब का, उनको कौन नहीं जानता, और उनके बारे में जो संस्मरण इस किताब में साया हुए हैं। स्विट्जरलैंड का सन्यासी जो होशियार सिंह चौहान जी का आपने जिक्र किया। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो लोग इस किताब को पढ़ेंगे उन्हें प्रेरणा मिलेगी। और एक टैरी मेरा हमदम, वह प्रोफेसर वर्मा के साथ भी कुछ यादें शर्मा जी की जुड़ी हैं। अब उन्हीं से हम इन यादों को साझा करेंगे। शर्मा जी, आपका धात साहित्य एकांश के पटल पे स्वागत है। किस तरीके से आपकी ये किताब साहित्य जगत में आई, कहां से इसकी प्रेरणा मिली, किस तरीके से आपने इसको संजोया, हम आपसे ही ये जानना चाहेंगे। आपका पुनः स्वागत है। जरूर। ये किताब आई संस्मरण की, और इसमें हमारे जो ये प्रबोध उनियाल हैं, इनका बहुत ज्यादा मैं सोचता हूँ। एक इन्होंने मुझे कहा कि आप लिखो संस्मरण और मैं छापूंगा किताब।
मैंने इनसे कहा, मैंने कहा तो कहानीकार हूँ, मैंने कहानियां लिखी हैं, कविताएं भी लिखी हैं, संस्मरण तो मैंने नहीं लिखे। तो बात वहीं खत्म होगी, लेकिन फिर ये फोन पे फोन करते रहे और मेरे दिमाग में भी आया, मैंने कहा यार आजकल ये कोरोना का टाइम है, गरीब में बैठे हैं, तो कोशिश करते हैं, लिखते हैं। एक बात मेरे दिमाग में भी ये रही कि मेरी जो कहानियां हैं, कुछ कहानियां संस्मरणात्मक कहानियां हैं, तो उसमें संस्मरण है, लेकिन उसमें जैसे इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर उसमें कल्पना आ गई तो वो संस्मरण नहीं रहेगा और फिर तो कहानी की तरफ मुड़ जाता है। तो मेरी कुछ कहानियां संस्मरण पर आधारित थी, लेकिन उसमें कल्पना को जोड़नी पड़ती है तभी वो कहानी बनती है। अगर आप कल्पना का सहारा नहीं लेंगे तो कहानी बन नहीं पाएगी। तो ये मेरे दिमाग में था, मैंने जब संस्मरणात्मक कहानियां लिखी हैं तो मैं संस्मरण भी ट्राई करता हूँ। मैंने कभी संस्मरण लिखे नहीं थे और इनका श्रेय जाता है प्रबोध उनियाल को कि इन्होंने कहा कि तुम लिखो, और एक बार नहीं बार बार कहते रहे कि मैं आप लिखो। तो फिर मेरा मूड बन गया और मैंने लिखना शुरू किया। समय मैंने निश्चित किया था, अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो मुझे उसमें रस्किन बॉन्ड की एक बात, क्योंकि रस्किन बॉन्ड से हमारे मित्रता के संबंध थे, पड़ोसी थे, तो उनसे बहुत बात होती थी। उसी समय वहाँ पर ये थे आपके डॉक्टर हरिजबर्ट शैलेश, वो भी बहुत आते थे वहाँ पर। अवधेश कुमार थे, वो मेरे बहुत आते थे मसूरी थे। उन्होंने भी कहा कि रस्किन बॉन्ड से मैं मिलना चाहता हूँ, तो मैं ले गया था, उसको मिल रहा है। तो इस किस्म से था। अब रस्किन से तो हमारे मतलब मित्र भाव था, कई मैंने उनकी कहानियां में मनवाती थी। तो वो मैंने कहा इससे शुरू कर देते हैं। तो उससे मैंने शुरू किया कि पड़ोस में कैसे हम लोग जाते थे। वो था थोड़ा सा इंस्टेंस था कि मैं यहाँ से मसूरी गया तो बंदरों का बड़ा आतंक था उस सड़क पर। जहाँ एक मकान था उसमें रस्किन बॉन्ड रहते थे, एक मकान छोड़ के मैं रहता था, तो वो वहाँ घूमते रहते थे और बात होती थी। फिर कभी वो हमारे घर आ जाते थे, कभी हम उनके घर आ जाते थे, शाम को देर रात तक बैठते थे। तो बंदरों का आतंक था और मैं जैसे नया नया मसूरी आया था, मैं बंदरों से थोड़ा मतलब डर लगता था कहीं ये झपट्टा न मार। तो मैं स्कूल से आ रहा था, सड़क वही थी, तो बंदर पूरे टहनियों पे और सब जगह छाए हुए थे पूरी तरह से, और बिल्कुल जैसे कि खुखार होकर के अब झपट्टा मारेंगे और बिल्कुल बढ़ जाएंगे। उसी टाइम रस्किन बॉन्ड आ गए वहां, कहने लगा अरे मिस्टर शर्मा डर रहे हो बंदरों से? वो डरने की कोई वो नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे हाथ में कुछ मतलब कोई गुड़िया हो या फल हो या कोई चीज हो ना, तब तो डरने की बात है, तभी झपट्टा मारेंगे और छीन के भाग जाएंगे। तुम्हारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, तो तुम जो है बिना डरे। वो सड़क जहाँ पर भी सड़क पे बंदर ही बंदर थे, पेड़ों पे बंदर थे सैकड़ों की तरह। मैं आराम से वहां से चला गया। बड़ी उन्होंने प्रैक्टिकल बात बताई उसमें में रस्किन बॉन्ड की देखना जरा। शायद हाँ, तो दूसरी कि मैं उनके घर बैठा था तो एक ये भी संस्मरण में ही आ रहा है इस सब। और ये बात सही कही गई है जो मुकेश ने भी कही और प्रभारी जी ने भी कही और सभी ने कही कि भाई ये सत्य पर आधारित है। उसको आप लेखक पर है कि वो कैसे उसको रोचक बना पाता है। मैं उनके घर बैठा था तो एक प्रोफेसर थे, हम नाम लेना ठीक नहीं, डिग्री कॉलेज में, उनका लड़का जो था बिल्कुल पटरी से उतरा हुआ था, वो इनके घर मैं भी वहीं बैठा था और उसने कहा कि मुझे पैसे की जरूरत है। उन दिनों की बात है जबकि रस्किन इतने मशहूर नहीं हुए थे
और सेलिब्रिटी नहीं थे और पैसे की दिक्कत रहती। तो ये बात मुझे कि पैसे दे दो कुछ, उनका कितने चाहिए, उनका मुझे आप 20 रुपए दे दो। फिर रस्किन बॉन्ड गए और अंदर जाके उन्होंने उसको 5 रुपए दिए, शायद 5 या 7 रुपए। तो जब वो चला गया लड़का, तो मैंने कहा मैं भाई आप वापस नहीं आएंगे बॉन्ड साहब आपके पैसे? नहीं, मुझे पता है वापस नहीं आएंगे, इसीलिए मैंने उसे 5-7 रुपये तो ये इसी से प्रैक्टिकल उनका था। तो उनसे हमारे ये संबंध है। फिर केजी वर्मा का जिक्र आप लोगों ने किया, वो मेरे बिल्कुल अंतरंग थे और बहुत पतले दुबले और बिल्कुल उनका, इसमें जैसे आप अगर किसी व्यक्ति के बारे में आप कोई लिख रहे हैं तो उसका नाक नक्श पहना हुआ सब उसमें उस समय के अनुसार तो उसमें आया हुआ है कि भाई बहुत उनकी आंखें जो थी बहुत कमज़ोर थी और बहुत मोटा चश्मा लगाते थे, हमेशा सफ़ेद होता है या पजामा ही पहन कर चिकता अफगानी चेहरा था, बंडुबाल थे। तो खैर उनके बहुत, जैसे मैंने बताया कि वो जो है वहाँ आकर के उन्होंने अधिकार चाहिए एक बहुत बड़ी, और उन्होंने भी मुझे कहा जिन्होंने पढ़े हैं, कहने लगे ये तो हम एक मेरे पास अमेरिका से किसी ने उसने पढ़ी किताब, तो उसने कहा कि हम जो है यहाँ इतना दिन रात काम में लगे रहते हैं, पैसों में डूबे रहते हैं, बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, लेकिन हम इतनी बड़ी चीज मिस कर रहे हैं जो आप लोगों ने देखी, क्योंकि वो तो सुबह से 6 से लेकर और रात को 12 बजे तक काम करते हैं और पैसे का अंबार है, ठीक है, लेकिन वो जो एक प्रेम धारा है, वो जो आत्मीयता है, वो एक वो है, वो कह रहा है कि तुम यहाँ तुम्हारे अंदर साहित्य का बीज उपजा हुआ है, यहाँ पर तुमको कुछ नहीं मिलेगा, और तुम कुछ साहित्य में कुछ करना चाहते हो, चढ़ना तो यहाँ की जगह छोड़ो, ये बिल्कुल। और यहाँ जो तुम बिल्कुल एक तरह का भ्रम पाले हुए और रोमांटिसिज्म का ये जो है जमुना बह रही है और ये हो रहा है, ये बेवकूफ़ी की बात है। तो उसने कहीं ना कहीं वो था और उसने मेरी जीवन की धारा बदली। तो इसमें और आत्म प्रशंसा अगर संस्मरण में है इसी रील में, तो वो उसको बहुत ही उसके स्तर पर गिरा देती है जी। मैंने जब ये लिखना शुरू किया, वो मेरे दिमाग में था ही, मैंने कहीं पढ़ा भी था कि संस्मरण में आत्म प्रशंसा बिल्कुल नहीं, उससे बचना चाहिए, आत्म प्रशंसा का भाव नहीं होना चाहिए, जिस पे आप लिख रहे हैं उसको पर आपको केंद्रित करना है। इसमें एक संस्मरण और भी काफी मुझे लोगों ने फोन किया और भावुक हो गए उसको, एक गांव का है, वो भगानी गांव हिमाचल में जहाँ मैं रहा था कॉर्पोरेट में, कि वो व्यक्ति जो है जा रहे हैं वहां से पौटा बीच नदी पर बड़े पेड़ लिए कि पौटा ही वहाँ का बहुत बड़ा बाजार है। वहां पर वो गुरुजी जो थे, वो जो उस समय हेड मास्टर थे, तो वो चलते चलते कहते हैं कि भाई जितेंद्र जी आप जरा 2 मिनट रुको, मैं अभी आया। तो मैं तो यंग था, 25-27 साल का, और इसमें यात्रा भी सही कहा कि 50 साल की यात्रा इसमें है, बिल्कुल उस जमाने का जिक्र भी है और आज का भी जिक्र है। तो कहाँ चले गए, अभी तो मेरे साथ थे, कहने मैं अभी आ रहा हूँ। जब मैं उनकी इंतजार करता रहा 5-4 मिनट, वो नहीं आए, तो मैं आगे चल दिया सड़क की तरफ बाजार में। वहां मैंने देखा कि वो एक पत्ते में जलेबी गरम गरम खा रहे हैं। अब मैं ये नहीं चाहता था कि वो मुझे देख करके वो झेप जाए, या मैं उन्हें कहूँ कि अरे यार तुमने जलेबी अकेले खा रहे हो, हम आए साथ में। मैं रुक गया वहाँ, मैंने उन्हें देख लिया कि वो जलेबी खा रहे हैं और छुप करके जलेबी खा रहे हैं, हम लोग साथ आए, और मैं वहाँ रुक गया और इंतजार करता रहा कि वो जलेबी खत्म कर लें और फिर फिर हम लोग चले। और न उन्होंने कुछ किया जलेबी का, न मैंने उन्हें एहसास दिलाया कि आपने जो है यार जलेबी भी छुप के खा रहे हो। वही व्यक्ति जो है, मुझे उसमें एक अच्छी लगी इसमें कि वही फिर जो है
जो पुराने लोग हैं यहाँ पे उनको वो जानते हैं कि यहाँ की लोकसभा के चुनाव में यशपाल थे, वो खड़े हुए थे और जीत गए थे। वो बहुत मदारी किस्म के आदमी थे और पगड़ी बांध करके ऐसे पब्लिक को सम्मोहित कर लेते थे कि बस जिसने उनका भाषण सुन लिया उनका वो पागल हो गया, समझो, उनको वोट दिया। तो उन्होंने मुझे एक श्याम सिंह मिलने आए थे देहरादून, तो मैंने वहाँ छोड़ दिया था, ये पत्र दिया था कि उनकी वहाँ इलेक्शन मीटिंग होगी और तुम उनसे ये पत्र तुमको दे देना। तो मैं के बाद में, हेलो, हाँ हाँ, आ रही है आवाज सर, आ रही। हाँ तो मीटिंग के बाद में मैं मंच पे गया और वो मंच से भाषण के बाद में नीचे उतरे और मैंने उनके हाथ में वो पत्र दिया जो श्याम सिंह दे गए थे। उन्होंने उसका ना पत्र देखा और उनका तो एकदम से मतलब जैसे कि बहुत ही किसी इंपॉर्टेंट आदमी का पत्र है। उन्होंने मुझे महत्व दिया, कहने लगे आप मेरे साथ चलिए। मैं ताज्जुब था, ना वो आदमी जो चुप करके जलेबी खा रहा है और एक जो एमपी होने वाला है उस पर उसका इतना प्रभाव कि वो उसका अपनी गाड़ी में मुझे ले गया। फिर वो एक ये इंग्लिश बुक डिपो वाले होते थे या राजपुर रोड पे कोठी थी अरोड़ा, तो वहां पर ले गए। रात का 8-9 बजे का टाइम था। तो उन्होंने कहा भाई ये मेरे मित्र हैं और इनकी ये किताब देंगे और इनकी किताब छापी। तो उनको फिर किताब 2 छपी उनकी कि भारत के स्वतंत्रता सेनानी और एक तरफ वो, एक तरफ इतने बड़े आदमी से उनका वो संपर्क और एक तरफ उनकी मतलब साहित्यकार, वो भी बड़े मौन रूप से, कोई लाउड नहीं कि मैं हूँ, मैं साहित्यकार हूँ, ऐसे बहुत ही शांत भाव से। क्या बहुत मार्मिक मुझे लगा उसका अंश, तो मैं बिल्कुल छू गया और लोगों को भी छुआ कि वो जब मैं मसूरी चला गया तो वो आए। मसूरी में जहाँ था वो थोड़ा अंग्रेजों का वो था, वहाँ पर श्याम सिंह वहां से बिल्कुल गाँव से थे जहाँ कुएं से पानी कर रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं शौच वगैरह के लिए। अब वहाँ वो आए तो सुबह रात को रहे मेरे पास, कहने लगे भाई बहुत परेशानी में हूँ, मेरी बेटी शारदा, मैं छोटी थी जब मैं वहाँ था, तो उसका जो है तलाक हो गया है, उसको बीएड में किसी तरह से। तो मैंने कहा भी चलता हूँ, जो मिस्टर बाली थे यहाँ उससे मेरा परिचय तो था, तो मैंने कहा चलते हैं। छुट्टी लेके हम लोग फिर देहरादून आ गए। फिर हम बाली साहब से मिले, हमने रबी का एडमिशन बहुत कोशिश की, नहीं हुआ। वो मेरे सामने गिड़गिड़ाते रहे कि इसका क्या होगा मेरी बेटी का, इसको गाँव का वातावरण, और मतलब आप सकते हैं कि उस समय तलाक हो जाना और बहुत बड़ी बात थी और एक तरह तिरस्कृत हो जाती थी महिला, और उसकी आंखों से आंसू आ रहे और मैं भी बहुत भावुक हो रहा। हेलो, हाँ हेलो, बोलिए सर। तो मैं उनका कुछ चाह कर भी मैं उनकी सहायता नहीं कर सकता। मैं उनके साथ आया, बाली साहब जो हेड थे उनसे मिला, बहुत कुछ कहा, मैंने कहा इसको। फिर उसमें एक सेंटेंस है वो मुझे अच्छा लगा, वो जो मैंने लिखा, जो लिखा गया कि सब शिक्षा नीति के क्या उसका रिजर्वेशन है, उसका है ऐसी वंचित महिलाओं के लिए जिनको तलाकशुदा है, जिनको कोई सहारा नहीं है और जिनको छोड़ दिया गया है और जिनको जो है पिता के पास भी पैसा नहीं है पढ़ाने के लिए, उनके लिए सीट का जो है प्रबंध होना चाहिए, रिजर्व होना चाहिए और आउट ऑफ वे जाकर उनको जगह मिलनी चाहिए। ये इसमें लिखा हुआ है, प्रबोध को याद हो। तो इस किस्म से सच्चाई से और ईमानदारी से जो बातें हुई थी, जो दिल को छुई थी, तो वही मैंने इसमें लिखी। कैरी का जिक्र हुआ। कैरी जो थे वो मैं कैमरे हॉल में था, वहां से छोड़ के जब आ गया था हिमाचल से, तो वो अंग्रेज था और मैं तो, लेकिन हमें एक कॉमन बात ये थी कि वो भी कवि था और मैं भी लिखता था। तो ये इसे हम लोग जुड़ गए। अब
किसी ने पढ़ा, उसमें बड़ा अच्छा जवाब, उसने सवाल पूछा मुझे इसका कि वहां भी इतना सारा स्टाफ था कैमरे हॉल में, आधे अंग्रेज थे उस जमाने में, और भी बहुत स्टाफ था, उसकी दोस्ती आपसे ही क्यों हुई? अब इसका जवाब कैसे कोई तो कह सकता था, क्योंकि पुनर्जन्म का साथ था, या उसके हमारे जो वो कुछ साहित्यिक का वो था, जो भी था, क्या मतलब, लेकिन हम लोगों का हो गया था बहुत ज्यादा मित्रता, और जो जो अभी तक भी है, उसी ने मुझे बुलाया था इंग्लैंड में सारा इंतजाम करा करके। तो ये सीमाएं और ये जो है समुद्र और सीमाएं, ये मायने नहीं रखती, संबंध जो है वो है तो है। जब वो टेरी यहाँ था तो मैं तो उन दिनों कविताएं मैंने नहीं लिखी थी ज्यादा, बाद में लिखी। तो मैं एक यहाँ होते थे कवि वीर कुमार अधीर जी, तो वो दिल्ली में चले गए थे, फिर किसी पत्रिका के संपादक हो गए, तो मैं उनके पास ले गया उसको। मैंने कहा यार ये दोनों कवि हैं, लेकिन वहां भी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि अधीर को जो है वो इंग्लिश नहीं आती थी, और टेरी को जो है हिंदी नहीं आती थी। तो वो इंग्लिश में सुनाते थे, वो हिंदी में भाई एक दूसरे को देख के मुस्कुरा देते थे, और कोई उसका प्रभाव नहीं होता था। तो इस किस्म के से आत्मीय संबंध हमारे रहे हैं। और कई जगह जो है, जैसे श्याम सिंह का बताया कि वो, मैं उसको चाहकर भी उसकी मैं सहायता नहीं कर पाया, उसकी रोटी के लिए कुछ नहीं कर पाया, चाहता कि तब ध्यान में है कि भाई एक व्यवस्था में ऐसा होना चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए जो बिल्कुल जिनका कुछ नहीं है, उनके लिए सीट रखो आप, इस किस्म से है। तो यही है, बाकी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं पूछ सकते हैं, बाकी समय भी हो गया। जी, बहुत बहुत रोचक यादें आपने स्मृति की खिड़की में संजोई है। हमारे साथ कई लोग जुड़े हैं जो आपको लाइव सुन रहे हैं। गणेश चंद्र उनियाल जी, सुनील भट्ट जी हमें दिल्ली से सुन रहे हैं, कल्पना बोहड़ा जी हमारे साथ हैं, ऋषभ मैठानी जी हैं, और भी अनु बडूनी जी हैं, विनोद नेगी जी भी हमको लाइव देख और सुन रहे हैं कि पीता हूं जितनी उतनी ही बढ़ती है तृष्णगी। पीता हूं जितना उतनी ही बढ़ती है तृष्णगी, साकी ने जैसे प्यास में मिला दी, साकी ने जैसे प्यास मिला दी शराब में। पीता हूं जितनी उतनी ही बढ़ती है तृष्णगी, साकी ने जैसे प्यास मिला दी शराब में। आपको ऐसा लगता है कि आपको बस सुनते ही चले जाएं, लेकिन समय की अपनी सीमा होती है, अपनी मर्यादा होती है। कुछ एक मिनट में मैं पुनः जो है मुकेश जी के पास जाना चाहूंगा। संस्मरण जो जितेंद्र शर्मा जी ने बहुत अच्छी अच्छी जो उनकी यादें थी मसूरी से जुड़ी, तमाम लेखकों से जो चर्चा उन्होंने की और जिसके आधार पे उन्होंने उस सच्चाई जो कबूल की, ये एक लेखक के लिए बड़ी बात है। अक्सर ऐसा होता है कि लेखक जो है स्वीकार करने में कमी करता है, कमी लोग सच को स्वीकार करने की क्षमता रखते हैं, और वो जितेंद्र शर्मा जी ने अपने संस्मरणों में स्वीकार किया, ये इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। नौटियाल जी, मैं आपके से पुनः संस्मरण के बारे में जानना चाहूंगा। जो शर्मा जी ने जो बातें कही, किस तरह का जो दर्द गढ़वाली जी संस्मरण के बारे में, तो जैसे मैंने अपनी शुरुआती बातचीत में भी कहा था, और उसके बाद प्रबोध भाई की बातचीत के बाद और जितेंद्र शर्मा जी की बातचीत के बाद बहुत कुछ जानने समझने के लिए रह नहीं जाता है, पर उनकी बातचीत से, ये अपने शर्मा जी की बातचीत से जो निकल करके आया, उस पर जरूर बोलने का मन है। वो ये कि पहले तो उनका ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है कि उनकी कहानियां मैंने भी सुनी है संवेदना की बैठकों में, और उनकी कविताएं भी पढ़ी हैं। बात ये है कि
उन्होंने यहाँ पर कहा है कि मुझे संस्मरण प्रबोध उनियाल ने लिखवाए। तो यहाँ पर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाती है कि अगर प्रकाशक चाहे तो हमारे खास वेणु, हाँ हाँ यस। हाँ, तो हमारे समाज में जो ये पठनीयता का संकट आया है हिंदी पट्टी में, तो अगर प्रकाशक चाहें तो कुछ विधाओं में, खासकर उन विधाओं में जिन पर कम लिखा जाए, आप हम सभी जानते हैं कि आजकल कविताएं हमारे पास बहुत आ रही हैं, कहानियां भी ठीक ठाक आ रही हैं, बाकी इस दरमियान कुछ ट्रेवलॉग, कुछ यात्रा वृतांत अच्छे आए हैं, पर बाकी विधाओं में जबकि वो बहुत पठनीय विधाएं हैं, जैसे कि अभी शर्मा जी जब बोल रहे थे तो हम सारे लोग जड़वत उनको सुन रहे थे। कारण ये कि वो अपनी स्मृतियों को याद कर रहे थे और उसमें कहीं ना कहीं हम अपना अतीत तलाश रहे थे। जो नए बच्चे हैं वो उस युग को याद करेंगे, हम उसमें अपनी चीजें तलाशेंगे। तो संस्मरण एक बड़ी विधा, महत्वपूर्ण विधा है। और शर्मा जी के ही बयान को एक तरह से अप्रूव करते हुए मैं कहता हूं कि हमारे जो प्रकाशन उद्योग के लोग हैं उनको चाहिए कि कुछ इस तरह की विधाओं में भी वो किताबें दें, ताकि पाठकों का जो स्वाद है वो बदले और उनको कुछ नया पढ़ने को मिले। एक बात तो ये। दूसरी बात, शर्मा जी जिस बात को कह रहे थे कि जब आप संस्मरण में अपनी कल्पना झोंक देते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर फिर लेखक हावी हो जाता है और आपका संस्मरण कमजोर हो जाता है। ये जो स्मृति की खिड़की किताब है, इसको अगर हम एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ेंगे तो एक तहजीब तो समझ में आती है कि संस्मरण कैसे लिखे जाने चाहिए। बहुत कम किताबें हमारे बीच, और शर्मा जी, जितेंद्र शर्मा जी को तो इस बात के लिए बधाई। अब वो इतने वरिष्ठ हैं हम सभी के बीच कि उनको बड़ा अजीब सा लगता है उनको शाबाशी या बधाई देते हुए, पर इस बात के लिए तो उनको मानना पड़ेगा कि जब वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि संस्मरण उन्होंने पहले कभी नहीं लिखे थे और पहली बार संस्मरण लिखे हैं, इससे ये जाहिर होता है कि ये चरित्र उनके अंतस में इतने गहरे दबे हुए थे और इतने जीवंत थे आज भी कि वो इतने लाइव फॉर्म में हमारे साथ इस किताब के जरिए आ जाते हैं। तो बस इतनी सी बात मुझे इसमें जोड़नी थी। ओवर टू यू दर्द गढ़वाली जी, बिल्कुल, निश्चित रूप से जितेंद्र शर्मा जी का जो स्मृति की खिड़की संस्मरण की किताब है, पाठकों के लिए लाभदायक होगी। जो नए लेखक हैं वो इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। मैं एक बार पुनः 2-3 मिनट मैं प्रबोध उनियाल जी से कहूंगा कि और कोई किस तरीके से आप जो है उनको प्रेरित कर पाए, जितेंद्र शर्मा जी को, कि आप लिखो जिस तरीके से आपने कहा है। देखिए, प्रेरित तो नहीं कहूंगा मैं कि मैं प्रेरित कर पाया, लेकिन मैंने ये जरूर एक बालहट सी उनसे की, अगर यही कहूंगा, क्योंकि मैं उनकी कहानियां सारिका और तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में पढ़ता आया हूँ। और तो मैंने निवेदन किया, और बहुत मुकेश जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि कविता कहानियां तो आ ही रही हैं, आती रहेंगी, लेकिन इस बीच ये जो संस्मरण है, जो एक उस समय का एक चित्र है, वो बहुत तेजी से गायब हो रहा है और हम उस पे लौटना चाहते हैं। हम अभी भी, मैं मंगलेश डबराल की अगर बात करूं कि मंगलेश डबराल कहते हैं पहाड़ पे लालटेन, तो मैं कहता हूं आज भी पहाड़ पे लालटेन होनी चाहिए। हमें इतना विकास नहीं चाहिए, हमें इतनी सड़कें नहीं चाहिए कि पूरा गांव शहर में आ जाए या गांव ही शहर बन जाए, हमें वो चीजें चाहिए। तो इतना मैंने ये निवेदन किया और मैं उनसे कहा, तो मैं कहानियों की तो नहीं चाह रहा था, कहानीकार भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं यही चाह रहा था कि जो कुछ भी कोई, क्योंकि देहरादून में ऐसी बहुत सेलिब्रिटीज हुई हैं, बहुत सारी, मुकेश भाई को पता है, आप सबको पता है, और तो उनपे लिखा जाना अभी बाकी है। उस पूरे शहर के मिजाज को, उस पूरे शहर के मौसम को, उस पूरी बेल्ट में कई ऐसी हैं जो आम के बाग होते थे, लीची के बाग होते थे, बहुत सारी। तो मैंने भी उस शहर को जिया है, मेरा खुद देहरादून में जन्म हुआ है, मसूरी बहुत करीब रही है। जब आप उस ऊंचे टीले से जब नीचे देहरादून को एक लाइटिंग के रूप में देखते थे, तो एक अलग से बहुत प्यारे से आकर्षण थे। बल्कि हर साल छुट्टियों में मैं जरूर मसूरी जाता था हर बार, और मैं, जैसे टॉम ऑल्टर हैं और
विक्टर बनर्जी है, ये बहुत लोग वहाँ घूमते रहते थे। तो मसूरी बहुत शिद्दत से आपके लेखन में उतरा, लेकिन मैंने निवेदन किया था, उसको उन्होंने स्वीकारा। और एक निश्चित रूप से प्रकाशक तो एक अलग बात है, लेकिन जो मुकेश जी ने कही है कि एक अच्छी किताबें कोई भी प्रकाशक हो, वो चीजें आई और वो अच्छी लगी और आपको भी अच्छी लगेगी। और निश्चित तौर पे मैं एक बार उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उनका आशीर्वाद मिला, और धात की पूरी टीम का, कल्पना बहुगुणा जी का, आपका, दत्त गढ़वाली जी और मुकेश भाई का, आप सबका ये सृजन यात्रा हमारी चलती रहे और निश्चित तौर पे इस तरह की बातें होती रहे। तो मुझे लगता है कि हमारे साहित्य में और चीजें अभी स्थान बनाएंगी और बहुत ही रोचकता के साथ वो आएंगी, जो शायद गायब हो रहा है या दिख नहीं रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः धात की टीम को और लेखक महोदय को और मुकेश जी को और आपको। थैंक यू जी। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि स्मृति की खिड़की से जो संस्मरणों का जो सिलसिला शुरू हुआ वो और आगे आप ले जाएंगे। काव्य प्रकाशन इसको, और काव्यांश प्रकाशन इसको और आगे बढ़ाएगा। एक जिक्र करूंगा मैं कि उसे जाने की जल्दी थी, जाने की जल्दी थी, सो मैं आंखों ही आंखों में, उसे जाने की जल्दी थी, सो मैं आंखों ही आंखों में, जहां तक छोड़ सकता था वहां तक छोड़ आया हूं। क्या बात, उसे जाने की जल्दी थी, सो मैं आंखों ही आंखों में, जहां तक छोड़ सकता था वहां तक छोड़ आया हूं। जहां तक छोड़ सकता था वहां तक छोड़ आया हूं। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र शर्मा जी का। हम आभारी हैं कि उन्होंने धात साहित्य एकांश के पेज पे समय दिया। विशेष तौर से मुकेश नौटियाल जी का हम शुक्रगुजार हैं कि वो समय समय पर हमारे लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। जो मेरा सौभाग्य, जरूरत होती है तो हम उनको बुला लेते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि वो कभी ना नहीं करते। आज भी उनको कहीं जाना है, इसके बावजूद वो हमारे साथ जुड़े। और काव्यांश प्रकाशन को भी मैं साधुवाद दूंगा अपनी टीम की तरफ से कि उन्होंने इतना रोचक संस्मरण का दस्तावेज उत्तराखंड को दिया। उत्तराखंड क्या कहें कि पूरे देश को दिया है, क्योंकि ये किताब तो अमेज़न पे भी उपलब्ध है। अमेज़न पे जो देखेंगे, वो जो पढ़ेंगे उसको, उन्हें संस्मरण किस तरीके से लिखे जाते हैं और एक कहानीकार संस्मरण को किस तरीके से लिख लेता है। क्योंकि कहानी में कल्पना होती है, संस्मरण सच्चाई पे आधारित होते हैं। लघु कथा की तरह संस्मरण नहीं लिखे जा सकते। लघु कथा और कहानी उसी एक ही तरह के मिजाज के होते हैं। संस्मरण बिल्कुल अलग विधा है और उसको कागज पे उतारना बहुत कठिन होता है। लेकिन शर्मा जी ने हमारे सामने इसको हूबहू उतार दिया और स्वीकार भी किया। जिन सच्चाइयों से वो रूबरू हुए, जो उन्होंने रस्किन बॉन्ड जी का और एक एमएलए साहब का जो जिक्र किया, वो हमेशा के लिए स्मृति पटल पे छा जाएगा, स्मृति पटल पे रहेगा। मैं आप सभी साहित्यकारों का स्वागत और अभिनंदन और आप सबको नमन करता हूं कि आप धात साहित्य एकांश के पेज पे आप लोगों ने समय दिया। फिर किसी और किताब पर चर्चा में हम लोग फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं और सबसे शुक्रिया अदा करता हूं धात के केंद्रीय अध्यक्ष लोकेश नवानी जी, धात के केंद्रीय महासचिव तन्मय ममगाई जी, और जो हमें लाइव दिखाने के लिए तकनीकी सहयोग दे रहे हैं मुकेश जी, और जितने भी लोग हमारे साथ इस चर्चा में सहभागी बने, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। नमस्कार। नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत आभार।